हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू BCW। आज 9 फरवरी है और दिन है शुक्रवार। तो आज हम लोग देखेंगे द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल्स है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली बात ये कि जो लोग भी रेगुलरली देख रहे हैं उनको हम थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग रेगुलरली देख रहे हैं, आप लोग कंसिस्टेंट है, आप लोगों में एक डिसिप्लिन है। सो खुद को शाबाशी दीजिए, पैट योर बैक और आगे बढ़िए। आप लोग अपना दिन का शुरुआत हमारे साथ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका दिन एकदम फुल ऑफ नॉलेज रहे, फुल ऑफ मोटिवेशन रहे। सो मन से पढ़िए, मन से काम करिए। एक चीज़ और क्या है कि जब हम सवाल पूछते हैं किसी चीज़ का, तो लोग ना क्या करते हैं कि जो उनको आता है, मेरे हिसाब से जो उनको आता है बस वही एक आंसर कमेंट कर देते हैं। मेरा मतलब वो नहीं होता है कि जो आपको आता है वो बताना है। मेरा मतलब सवाल पूछने का ये होता है कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको जाके पढ़िए, गूगल करिए, थोड़ा मेहनत करिए और सीखिए, उसके बाद जवाब दीजिए। नहीं भी जवाब देना है तो मत दीजिए, लेकिन जो जो टॉपिक आपको बताया गया स्टैटिक टॉपिक में वो देखिए। ये समझिए BCW का ना चूरन सीरीज है। आपको एकदम चूरन के रूप में सब कुछ दिया जा रहा है हाफ एन आवर में। तो इसको यूटिलाइज करिए, जो बोला जा रहा है वो करिए। आपको ना 15 दिन में ही ना, 15 दिन आप बस रेगुलरली देखिए और 15 दिन में ना आपको खुद से आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका नॉलेज लेवल, आपका नॉलेज डेप्थ, हैशटैग डेप्थ, ठीक है, वो दिख जाएगा। तो छोड़िए इस सब बात को, शुरू करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस को। क्या क्या आज इंपॉर्टेंट है। तो आज तो हेडलाइन पे देखिए, बहुत कम कुछ न्यूज़ दिख रहा है कि प्रोटेस्ट कल जो बताए थे वही कि सेंटर्स, हम टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन हमको जो है एलोकेशन जो है, पैसा जो दिया जाता है सेंटर के थ्रू वो बहुत कम दिया जाता है। इसके लिए कर्नाटका और केरला के CM आके प्रोटेस्ट किए जंतर मंतर पे। साथ में अभी आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी नहीं है। ये देखिए कि मिथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के जो क्रिकेटर थे उनको इंटरनेशनल आइकन अवार्ड दिया गया। सुनील गावस्कर भी थे। और जयन मेहता कौन है? जयन मेहता अमूल के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके प्रोजेक्ट में ये अवार्ड कौन सा मिल रहा है? स्पोर्ट्स स्टार का एसएस अवार्ड है। ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, बस आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद हमारी निर्मला ताई बोल रही हैं कि वी सेव्ड इकोनॉमी फ्रॉम ए क्राइसिस, रियली रियली। अब एक फेयरवेल स्पीच दिया गया, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उनको दिया गया एक फेयरवेल। वो जो कि अब राज्यसभा का मेंबरशिप उनका ख़त्म हो गया। आप लोग बताइए कि राज्यसभा जो है उसका टेन्योर जो है कितने साल का होता है? राज्यसभा का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में है वो बताइएगा, ठीक है। ओवरऑल आप राज्यसभा के बारे में पढ़िएगा, आपको जो भी रिलेवेंट लगे वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो वो न्यूज़ में कल आ रहा था कि हमारे मोदी साहब जो है इमोशनल हो गए बोलते बोलते कि ही इज़ सो रिस्पॉन्सिबल कि वो व्हील चेयर पे बीमार होते हुए भी आके वोट करते थे, विच इज़ वेरी गुड एज ए पार्लियामेंटेरियन कि आपको जो जिम्मेवारी दी गई है। हालांकि जो बहुत सारे नामी और प्रोमिनेंट फेसेस जिनको राज्यसभा का मेंबरशिप दिया गया था, जैसे कि छोड़िए नाम नहीं लेना, लेकिन वो लोग अपना जो दायित्व है, जो उनका पार्लियामेंटेरियन जो होना चाहिए, उनका पूरा का पूरा अटेंडेंस भी नहीं पूरा होता था। सो मनमोहन सिंह इज़ ए लिविंग क्या कह सकते हैं, लिविंग जिंदा, जिनसे देख के सीखा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो चलिए आपको मनमोहन सिंह जी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इज़ ए लेजेंड, लिविंग लेजेंड, है ना। तो मनमोहन सिंह जो थे मनमोहन सिंह वो हमारे 13th प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। कब से कब थे? 2004 से 14 तक थे। 14 के बाद तो देख ही रहे हैं हमारे पास आ गए हैं मोदी जी, ठीक है। ये जो थे मनमोहन सिंह जी थे वो 3rd लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। किसके बाद? द फर्स्ट नेहरू जी, दूसरी उनकी बेटी इंदिरा गांधी। ये दोनों सबसे लॉन्गेस्ट रही है। 3rd ये हुई हैं। अगर मोदी जी इस बार जीत जाते हैं तो मोदी जी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी तो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट सिख, पहले ऐसे सिख PM बने थे जो कि नॉन हिंदू थे, पहले नॉन हिंदू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। अब ये इनका अचीवमेंट देखिए, ये इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उसके हेड रह चुके हैं। RBI के गवर्नर रह चुके हैं। कब से कब तक? 1982 से 85 तक RBI के गवर्नर रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी। उसके बाद प्लानिंग कमीशन
प्लानिंग कमीशन जो कि अब क्या हो गया है, नीति आयोग। कब से हो गया है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया है। प्लानिंग कमीशन को हेड किए हैं ये कब से कब तक, 1985 से 1987 तक, राइट। उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर तब थे जब हमारा देश एकदम इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था। 1991 में जब ये फाइनेंस मिनिस्टर ने तब हमारे कंट्री के इकोनॉमी को लिबरलाइज किए, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को। और ही इज सो एकेडमिकली गुड कि ही गॉट हिज डॉक्टरेट फ्रॉम ऑक्सफर्ड। सो है ना, इनसे दिखना चाहिए, सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जो हल्ला करके बोलता है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग जो होते हैं, जब ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जब 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 वो नहीं होते ना तो उनका पता चलता है कि अरे बाप रे, ये तो जब सामने थे तो हमने इनका मजाक उड़ाया, और जब ये नहीं है तो उनके बारे में पता चल रहा है। सो एक बार पढ़िएगा इनके बारे में, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, राइट। बाकी कोई न्यूज़ पहले पेज पे तो है नहीं, अगले पेज पे हम लोग आते हैं। अगले पेज पे ये न्यूज़ है, ये देखिए कि न्यू प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दिल्ली में जो क्या लगा है, वर्ल्ड फेयर लगा है, ठीक है, वर्ल्ड बुक फेयर। वर्ल्ड बुक फेयर कब से कब लगा है, 10 फरवरी, जो कि कल से शुरू होगा और 18 फरवरी तक ये चलेगा, ठीक है। कहाँ लग रहा है, भारत मंडपम, प्रगति मैदान। और कौन इनोग्रेट करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। उसका दिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में तो हालांकि नहीं पूछा जाएगा कि जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज़ के डीन बनाए गए अमिताभ माटू, राइट। बाकी एमसीडी हाउस ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं। गोकुलपुरी में मेट्रो स्टेशन में कोलैप्स हो गया जिसमें 1 लोग मर गए और 4, ये न्यूज़ आपको पता था, ये सब पढ़ना नहीं है। ये सब भी नीतीश जी देखिए एयरपोर्ट से लौटे तो बोले सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है, अब हम नहीं पलटेंगे। हाँ ये देखिए, ये न्यूज़ ना आपको एक कंपेयर अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी और सिंपैथी के साथ पढ़ना चाहिए कि हमारा जो किसान है जो हमें खाना देता है, तो आप जब डेटा देखिएगा ना तो हैरान रह जाएगा कि इतने लोग सुसाइड कैसे कर रहे हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है कि 1088 फार्मर्स जो है दे हैव एंडेड देयर लाइफ। हाँ, जिनको भी लगता है कि डेथ सुसाइड से थोड़ा दिक्कत होता है वो इसको स्किप कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्या करें, बात तो करना ही पड़ेगा ना, जब तक बात नहीं करेंगे काम कैसे चलेगा। तो इसमें यह बताया गया है स्टेट लेवल डेटा के हिसाब से कि 2023 में सिर्फ 1088 फार्मर्स जो है सुसाइड कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो गया था, ठीक है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट को मिला के, 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मराठवाड़ा, ठीक है। तो उन्हीं का जो अभिनय देश पांडे जी हैं, जर्नलिस्ट है और ये अपना इनका एक एनजीओ भी है, वो जाके फैमिली से मिले हैं। तो ये जो लेडी है वो बोल रही है कि मेरा फैमिली का सारा लोग मर गया, मेरा बेटा, मेरे पति, इनके बच्चे, तो हमको मौत क्यों नहीं आ जाती है। समझ रहे हैं कि किसी का मनोस्थिति ये है कि वो मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि कोई बचा नहीं है, जीने के लिए कोई रहा नहीं है, न खेत रहा है, न इतना ऊपर कर्ज हो गया है ना। तो ही बताए हैं कि कैसे लाइफ और लाइवलीहुड चेंज होता है, हार्ड डेज और नाइट्स, है ना। सब्सिडिंग डेट के नाम पे कितना ज़्यादा कर्ज में वो डूब जाते हैं। तो एक बार पढ़िएगा अगर समय मिले तो, राइट। अब आते हैं कलम से बाई की क्रांति वाले, कलम से जो क्रांति लाना चाहते हैं भाई लोग, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोला जा रहा है कि चार्जिंग ए पाथ फॉर पॉपुलेशन कमेटी, जो हम लोग पॉपुलेशन कमेटी, जो हमारी निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, वो बोली थी कि हम लोग पॉपुलेशन कमेटी के लिए एक पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए जो हम एक कमेटी बनाएंगे, उसी के लिए, उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे उसका चैलेंज क्या है, कि अगर लाएंगे तो चैलेंज क्या क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या क्या होगा, उसी के बारे में बात किया गया। इसको आप एग्ज़ाम में अपने मेंस पेपर में यूज कर सकते हैं। कल एक कोई तो थे जिन्होंने बोला था कि मेंस का जो एकदम शुरू से राइटिंग करते हैं मेंस का, तो कैसे करते हैं। तो आप ना यहाँ से देख सकते हैं। आपको क्या है कि अगर हम 2-4 बता देंगे उससे फ़ायदा नहीं होगा, आपको क्या होगा कि आपको खुद ही पढ़ना होगा। तो आज हम क्या करेंगे कि ये जो आपका जो ये वाला आज है उसको हम लाइन बाई लाइन पढ़ के आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे फ्लो क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है,
इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होता है, फ्लो क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, ये सब हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक है, ताकि आप सीख पाएँ, आपको एक रास्ता दिखे कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है कि जो हाई पावर जो कमेटी बनेगा, ठीक है, उसमें ये बोला कि डेमोग्राफिक चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, बोला कि किसके लिए बनाया जा रहा है, विकसित भारत को, एक गोल जो हमारा है विकसित भारत, जिसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोली है कि हमारा जो गोल है विकसित भारत बनाने का, उसके लिए उसी को करने के लिए बोला जा रहा है। तो बोला कि एड्रेसिंग को, अगर जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है, डेमोग्राफिक ग्रोथ है, उसको चैलेंजेस क्या होगा, तो चैलेंजेस के लिए क्या बोल रहा है कि दिस विल मीन एड्रेसिंग इशूज सच एज फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको क्या क्या दिख रहा है कि फैमिली प्लानिंग के लिए, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सोशल हेल्थ के लिए, इस सब के लिए अगर इसको करना है, टू डू सो दिस पॉपुलेशन कमेटी मस्ट अडॉप्ट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो भी डिसिप्लिन है, जैसे क्या क्या हो गया कि फैमिली प्लानिंग हो गया, मैटरनल हो गया, चाइल्ड हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सबको मिला के देखना पड़ेगा, तब जाके हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच देखेंगे। अगर कोई एक अप्रोच पे चले जाएंगे तो वो क्या होगा, बाकी सब कुछ छूट जाएगा और आप जो सोच रहे विकसित भारत का सपना वो पूरा नहीं हो पाएगा, राइट। तो उसी के लिए ये बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन कमेटी को जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चलना चाहिए, ड्राइंग ऑन एक्सपर्टीज फ्रॉम फील्ड्स सच एज डेमोग्राफी, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी एंड गवर्नेंस। ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ को? डेमोग्राफी मतलब जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे बढ़ रहा है, किस एरिया में कितना ज़्यादा बढ़ गया, किसी एरिया में, जैसे बिहार में अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ एरिया कम है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वहाँ देखेंगे कि एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। और एक चीज़ आपको बताते हैं, बिहार को क्यों पिछड़ा कहा जाता है? यहाँ लोग में ऐसा नहीं कि एजुकेशन की कमी है, ना कि यहाँ के लोग में पैसा की कमी है, यहाँ के जो द मेन डिफिसिट इज सिविक सेंस। यहाँ के लोगों में सिविक सेंस की कमी बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे कि वहाँ के लोग गरीब हैं, पुअर हैं, बट दे हैव ए सिविक सेंस, दे नो हाउ टू प्रिजर्व देयर लैंड, देयर कल्चर, बट वी एज अ बिहारीज वी डोंट हैव ए सिविक सेंस। हम लोग कहीं भी थूक देंगे, कहीं भी किसी सरकारी चीज़ को तो समझते हैं कि उसको तोड़ना ही है, वो मेरा है तो हम तोड़ ही देंगे, ठीक है। खैर हम डाइवर्ट हो जा रहे हैं, थोड़ा इमोशनल हो गए। तो क्या बोला जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, इकोनॉमिक पे ध्यान पड़ेगा, सोशियोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। थ्रू रिगरस रिसर्च डेटा, कहाँ से अब वो करेंगे हम? देखिए फ्लो कहाँ जा रहा है। पहले बोला कि क्यों जरूरी है विकसित भारत के लिए, उसके बाद बोला कि क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, कि चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इकोनॉमी। तो किसी भी टॉपिक को कैसे शुरू किया जाता है, कैसे उसके बारे में बात, कैसे ये बढ़ रहा है, ये देखिएगा। कि पहले बात किया गया क्या कि जो हमारा हाई पावर्ड कमेटी है वो किस लिए बनाया गया है, ठीक है, वो क्यों बनाएंगे, हमारा सपना क्या है विकसित भारत का, जब हम बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा और क्या क्या उसमें दिक्कत आएगा, ये फील्ड से होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, दीज आर द कीवर्ड्स, है ना, फैंसी लगेगा। उसके बाद अब क्या बोल रहा है कि अब वो डेटा जो है, ये सब जो पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमी, डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी, गवर्नेंस, वो जो होगा तो वो क्यों कहाँ से हम डेटा लाएंगे, कैसे करेंगे? इकोनॉमी पे अगर हमको कोई प्लान बनाना है, डेमोग्राफी पे कोई प्लान बनाना है, या पब्लिक हेल्थ पे कोई प्लान बनाना है, तो वो कहाँ से करेंगे? द थिंग इज रिसर्च, डेटा एनालिस्ट, मॉनिटरिंग ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड, कमिटी शुड बी आइडेंटिफाई इमर्जिंग इशूज एंड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरवेंशंस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, किसके साथ? स्टेक होल्डर के साथ, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, एकेडमिया के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, तभी ना हमारे पास डेटा आएगा जी। जैसे अगर हमको बिहार के पॉपुलेशन के बारे में बताना है, तो अगर सेंटर कोई स्कीम बनाना चाहती है कि बिहार के पॉपुलेशन को हम कम करेंगे, वहाँ के पॉपुलेशन को हम अच्छा हेल्थ देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पहले सर्वे करवाना पड़ेगा। सर्वे कहाँ से करवाएगी? सर्वे के लिए वो बोलेगी पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी बॉडीज़ हैं, जैसे यहाँ का जो वेलफेयर में है कि कितना वेलफेयर में स्कीम में कितना खर्च हो जाता है, कितना एससीज हैं, कास्ट सर्वे करवाया, उसका डेटा चाहिए होगा। यहाँ के एनजीओ जो कि काम करते होंगे कि हाँ भाई कितना बच्चा जो है बिना माँ बाप के हैं, कितने बच्चे, अभी कोविड आया, इतना बड़ा पैंडेमिक गया, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बच्चे के पास घर नहीं है, कितने बच्चा अच्छा एजुकेशन ले रहा है। तो वही बोल रहा है कि कैसे करना पड़ेगा कि हम लोग इन लोग के साथ कोलैब करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए कैसे ये बढ़ेगा। कैरी आउट पॉपुलेशन रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोग्राम द नेशनल एंड ग्रास रूट लेवल, ये ग्रास रूट लेवल पे जाकर करना पड़ेगा आपको। अगर कोई भी काम करना है ना तो ग्रास रूट पे जाइए,
आजकल के जो ये पॉलिटिशियन और जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं वो क्या है, ग्राउंड जीरो पे जाते ही नहीं है। अरे गांव में जाइए, वहाँ अच्छा जो इंडिया क्या है ना, देर इज ए वेरी गुड स्टेटमेंट कि इंडिया दैट इज भारत, जो एक हमारे जो एक राइटर हैं, नाम क्या है उनका, साउथ के हैं, लॉ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, नाम भूल गए, उनका बुक है वो पढ़िएगा। उसने बोला कि हमारे यहाँ दो भारत बसता है, एक इंडिया और एक भारत। भारत कौन सा है, गांव वाला, इंडिया कौन सा है, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, आपको रूट पे जाना पड़ेगा, ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा कि गांव में आज भी आपको 1 रुपया के लिए मारामारी हो जाता है, गोली चल जाता है ना। एडिशन टू पॉलिसी फॉर्मेशन, अब क्या देखिए, अब आ रहा है पॉलिसी फॉर्मेशन पे, इंप्लीमेंटेशन पे। कमिटी शुड इम्फेसिस ऑन पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन कैंपेन, ये सब ठीक है। इट शुड प्रमोट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस, इंप्रूव हेल्थ आउटकम। तो बेसिकली इस पैरा में आपको क्या दिखा रहा है ये, कि हम जो है ये जो पॉपुलेशन कमेटी बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे, उसके बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आएगा तो उसको कैसे दूर करेंगे, किसके साथ कोलैब करना पड़ेगा, उसके बाद क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए इसके बारे में क्या बोल रहा है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा इसका। क्या बोल रहा है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक लैंडस्केप है वो सिग्निफिकेंट चेंज के साथ चेंज हो रहा है। आपको पता है कि कोरोना के बिफोर और कोरोना आफ्टर इतना ज़्यादा डायनेमिक चेंजेस हो गया ना कि मत कहिए। बहुत सारे जो लोग थे वो एकदम बेरोजगार हो गए, उनका काम छिन गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी है, उसके कारण बहुत सारे लोग काम करना भी शुरू किए हैं। सो वही बोल रहा है कि जो हमारा जो डेमोग्राफिक लैंडस्केप है वो सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया है। विथ वीमेन हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रेन, है ना, पहले 8-8 10-10 बच्चे रखते थे लोग, अब क्या है 2 पे आ गए, अब तो बहुत लोग 1 पे आ गए, और बहुत लोग बोलते हैं हमको बच्चा ही नहीं रखना है, ठीक है। वर्किंग एज, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, इल्डरली पॉपुलेशन राइजिंग, है ना, क्या बोला कि इल्डरली पॉपुलेशन राइजिंग स्पीडली, देयर हैव बीन ए डिक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशियो। इससे क्या हो, डिपेंडेंसी रेशियो जो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लीडिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ, navigating the opportunity and challenges presented by this demographic changes will significantly shape India's future economy and demographic landscape। क्या बोल रहा है कि जो पहले वीमेन थे वो अब पहले के हिसाब से अब फ्यूअर चिल्ड्रन रखते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो हमारा है वो बढ़ गया है। इल्डरली पॉपुलेशन जो है वो हमारा स्पीडली राइज कर रहा है, कि हमारा जो पहले क्या था कि जो बूढ़े होने पे जो मर जाते थे लोग, वो क्या है कि अब अच्छा जी रहे हैं, उनका डिपेंडेंसी रेशियो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बढ़ रहा है। इसके कारण जो क्या है कि सिग्निफिकेंटली शेप इंडिया फ्यूचर इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक लाइन्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट प्रोजेक्शंस बाय यूनाइटेड नेशंस। देखिए अब यहाँ पे क्या, इस पैराग्राम क्या दिखा रहा है कि जो हमारा पास्ट और फ्यूचर में डेटा जब तक आप नहीं दिखाइएगा ना कि हम पहले ऐसे थे, कैसे थे, कहाँ से थे, तो आप डेटा बताइए कि किसके हिसाब से, यूएन के हिसाब से, कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्टेड टू रीच 1.46 बिलियन बाई 2030 एंड कंप्राइजिंग 17% ऑफ वर्ल्ड प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। और जो इंडिया होगा वो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 70% हो जाएगा। ये सब डेटा ध्यान में रखिएगा कि किसके हिसाब से, यूएन के हिसाब से। कब हो जाएंगे हम, 2030 में हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 1.46। वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ल्ड में 17% का पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन हो जाएगा, राइट। सो क्या बोल रहा है कि वाइल इंडिया एक्सपीरियंस फेनोमिनल पॉपुलेशन ग्रोथ until the 1970s, growth rate have been slowed since then. The fertility rate in steadily decline. This decline which reached to total fertility rate, है ना, TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि अगर कोई एक कपल है तो वो कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। पहले क्या था, फर्टिलिटी रेट हमारा बहुत ज़्यादा था। अब लोग क्या है कि जागरूक हो गए हैं और अभी हेल्थ इश्यूज़ भी है, इस सब के कारण से क्या फर्टिलिटी रेट हमारा कमते जा रहा है। क्यों, क्योंकि पहले के लोग होते थे कि पहले उनको मैन पावर चाहिए होता था। अब क्या है कि मैन पावर नहीं चाहिए होता है, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है। इसके कारण क्या है कि 2 बच्चे रखें लेकिन उसको अच्छा एजुकेट करो, अच्छा पढ़ाओ। पहले क्या होता था कि नहीं, 8 लोग रहेंगे तो कोई अटैक करेगा तो 8 लोग मिलकर सह लेंगे, 8 लोग खेत में काम करेगा, 8 लोग लेबर का काम करेंगे, तो 8 एक आदमी और 8 आदमी मिला तो ज़्यादा होगा, ये सोचते थे। अब क्या है कि एक ही को ऐसा बनाओ कि वो साइंटिस्ट भी बन जाए, सिंगर भी बन जाए, प्लेयर भी बन जाए, है ना, सब कुछ बन जाए। तो वही बोल रहा है कि TFR प्रोजेक्टेड टच 1.73 की जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2031 से 35 के बीच में 1.73 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 के आसपास या 2 से भी कम, है ना। 2.5 इन 2009 में 9-11 के बीच में हमारा 2.5 था। अब बोलिएगा 2.5 बच्चा कैसे हो गया, अरे 2.5 बच्चा एक एवरेज निकाला जाता है, मतलब कि 3 होंगे किन्हीं के 2 होंगे, तो दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, इस तरीके का, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड रिजल्टिंग फ्रॉम सस्टेनेबल ड्रॉप इन फर्टिलिटी रेट एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन,
ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे ये बढ़ रहा है, ये वही डेटा के साथ बढ़ रहा है कि मेल लाइफ एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड राइज है ना, कि जो मेल लाइफ ये एक्सपेक्टेंसी है जो है वो बढ़ा है। ये प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज, वो भी बढ़ा है। इससे क्या होगा, हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज होगा। ठीक है, मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ फेवरेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया मस्ट इन्वेस्ट अ ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हो कि जितना ज़्यादा ह्यूमन होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना ज़्यादा ब्रेन्स जो हमारा R&D में हर जगह जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल, राइट। दिस इंक्लूड्स इनिशिएटिव टू क्रिएट न्यू जॉब्स, है ना। जब हमारे पास लोग ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? नया जॉब। ह्यूमन कैपिटल क्या इंक्लूड करेगा? नया जॉब, इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, फीमेल लेबर फोर्स इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन, है ना, फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा हमारा। Improve access to education, healthcare, promote family and planning practices are crucial in ensuring inclusive and sustainable development, right? अब क्या बोल रहा है कि इसका जो प्रभाव है वो कैसे पड़ेगा? हेल्थ पे, एजुकेशन पे और एम्प्लॉयमेंट चैलेंज पे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्वालिटी हेल्थ केयर और एजुकेशन एवरी सेगमेंट जो होता है ऑफ द पॉपुलेशन, कि जितने भी लोग हैं उनको क्या चाहिए? पहले तो क्वालिटी हेल्थ चाहिए और अच्छा एजुकेशन चाहिए। लेकिन पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ जो है हमारा GDP का मात्र 1% रहा है ना। अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर पॉलिसी फॉर द राइट प्रियोरिटाइज हेल्थ प्रमोशन एंड एलोकेट जेंडर फाइनेंसेस टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है कि अभी तक में हमारा जो हेल्थ पे जो खर्च है वो मात्र GDP का 1% हो रहा है। तो ये जो क्या है, अंडरस्कोरिंग द नीड ऑफ पॉलिसीज, ये क्या है? प्रियोरिटाइज हेल्थ प्रमोशन, एलोकेट ग्रेट फाइनेंस टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। जब हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारा क्या होगा? डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा, डिपेंडेंसी रेशियो घटेगा। जब वो हो जाएगा तो जब लोग अच्छे हेल्दी रहेंगे तो वो क्या करेंगे? या तो बढ़िया काम करेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा उनका ब्रेन हेल्दी होगा तो अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, राइट। तो ये सब बोल रहा है कि चैलेंजेस परसिस्ट स्पेशली रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन डिप्रीवेशन का बहुत ज़्यादा चैलेंज है जब बच्चे में, स्टंटिंग का, है ना, हंगर इनसिक्योरिटी, इंपेयरिंग फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट। उसका देखिए यहाँ पे दिया गया है डेटा यूनिसेफ का कि 47% ऑफ इंडियन यूथ मे लैक ऑफ नेसेसरी एजुकेशन एंड स्किल्स ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट बाई 2030, कि यूनिसेफ के हिसाब से 47% इंडियन यूथ जो हैं वो नेसेसरी एजुकेशन से लैक करेंगे और स्किल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है अगर ऐसे ही रहा तो 2030 तक 47% इंडियन यूथ जो है उनके पास कोई स्किल नहीं रहेगा, सिर्फ वो ABCD जानेंगे, है ना, कफ और कबूतर जानेंगे। डिस्ट्रप्शन नीड टू कोविड-19 पैंडेमिक, उसके कारण भी 250 मिलियन चिल्ड्रन जो है फोर्स आउट ऑफ स्कूल, जबरदस्ती उनको, मतलब फोर्स आउट करने का मतलब कि स्कूल बंद हो गया तो फोर्सिबली ही उनको नहीं आ गया ना, नहीं तुम स्कूल नहीं आओगे। ठीक है, सो इसमें यह बोला गया है कि हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस पे कैसे फर्क पड़ा है। उसके बाद क्या बोला कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ेगा, कि आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिसीजन बना लिए। कैसे डिसीजन बनाएगा? जो एविडेंस होगा, जो आपको मिलेगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि क्रिटिकल चैलेंज जो हमारे पास आएगा वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा, है ना, कि जो हमारा पास डेटा आ रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए और टाइमली। ऐसा नहीं कि डेटा आते आते 4 साल हो गया तब तक वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ कुछ और हो गया, वहाँ का डेमोग्राफिक चेंजेज कुछ और हो गया, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास जो डेटा आए वो एक्यूरेट और टाइमली आए। इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस रिगार्डिंग द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ करेंट एंड रिलेबल डेटा इन इस पॉपुलेशन विच हैम्पर्स एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, है ना। ये याद रखिएगा, ये कीवर्ड है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, कहीं भी यूज कर सकते हैं आप इसको, कि द क्रिटिकल चैलेंज फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इज अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा। अभी देखिएगा कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास जो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि हमारा इतना बड़ा वास्ट पॉपुलेशन है कि अगर सर्वे कराया, सर्वे में होने में 2 साल लग गया और वो गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट बन के पहुंचने में, तो फिर उस पर पॉलिसी बनेगा, बिल बनेगा, बिल के बाद एक्ट पास होगा, 5 साल का एक इंटरकोर्स हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि जब वो पॉलिसी बन के आएगा तब तक यहाँ का कुछ और हाल हो गया, है ना। आपको शुरू में बुखार लग रहा था, आप डॉक्टर के पास गए, इतना लेंथी प्रोसेस है कि बुखार वो बदल गया मलेरिया में आप अंतिम स्टेज पे आ गए और मरने कगार में, तब आपके पास एक पैरासीटामोल का टैबलेट आया कि लो इसको खा लो। अब आप उससे कुछ बच ही नहीं सकते। तो ये हाल है। तो उसके लिए क्या वो बोल रहा है कि इसी के लिए कि किस चीज़ का होना चाहिए अवेलेबिलिटी? एक्यूरेट और टाइमली डेटा का। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा जो
डेटा कलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जो है, कैपेसिटी बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, स्टेक होल्डर, इस सबको बदलना पड़ेगा। अभी सर्वे के लिए क्या करवाया जाता है, जितना भी सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, उनको भेजेगा, जाइए पूछ के आइए। और हम लोग का भी एज ए सिटीजन हम लोग भी क्या करते हैं, झूठ सच बता देंगे कि घर में गाड़ी है, दो बोलेंगे गाड़ी नहीं है, साइकिल है, वो भी टूटा हुआ दादाजी का है, ठीक है। तो वो सब जो डेटा है वो आपको सही दीजिएगा, तभी तो सही पॉलिसी बनेगा। तो वही बोल रहा है कि हम लोग को जो मेथोडोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, वो जो कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा टू एड्रेस दिस चैलेंज। ये देखिए आपका सजेशन में हो गया, ठीक है, ये बॉडी हो गया, ये आपका सजेशन है कि क्या करना होगा गवर्नमेंट को उसके लिए, कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, है ना, कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी ऑफ कलेक्शन, डेटा इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना, एंड कोलेबोरेशन विथ स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। टू एड्रेस दिस चैलेंज इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन मॉडर्नाइजिंग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब तक अभी क्या है, एआई का जमाना है, मशीन लर्निंग का जमाना है, जो भी है डेटा से ही खेल होता है। आपका डेटा पे ही सबका मनोस्थिति बता लिया जाता है। जो भी हमारा जो चुनाव हो रहा है, पॉलिटिक्स फुल और फुल डेटा पे होता है। डेटा जिसके जितना पास डेटा उतना पैसा, उतना डेटा बिकता है। अब आदमी नहीं रह गया, आपका जो डेटा है, मतलब आपको कोई नहीं खरीदेगा। आपका फ़ोन नंबर, आपका मेल आईडी, आपका एड्रेस, आप क्या देखते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, ये डेटा हो गया और यही बिकता है। इसी के हिसाब से लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेट करके आपके कि आप इस तरह के आदमी होंगे, आपको ये चाहिए, और इस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग किया जाता है। तो सोचिए कि वो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी तो हम कर पाएंगे। ओके, क्या बोला कि विच इंक्लूड इस्टेब्लिशिंग रोबस्ट सिस्टम फॉर डेटा कलेक्शन, है ना, रेगुलर एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल सेंसस सर्वे। अभी देखिए सेंसस का ये हाल है कि हुआ ही नहीं है। इंडिया शुड प्रायोरिटाइज द टाइमली एंड एक्यूरेट, ये सब आपको बता दिए। अब क्या है इम्प्लीमेंटेशन, कि इम्प्लीमेंटिंग रिगरस वैलिडिटी एंड आईटी एश्योरेंस मैकेनिज्म इसेंशियल फॉर द ये इंडिपेंडेंट ऑडिट। अभी क्या है, ऑडिट भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं हो जाए। डेटा वैलिडेशन एक्सरसाइज होना चाहिए। पीयर रिव्यू प्रोसेस, देखिए यहाँ भी पीयर रिव्यू प्रोसेस आ गया है। वी ऑल्सो टॉक अबाउट पीयर रिव्यू प्रोसेस, कि वेन यू राइट एनी आंसर, गो टू आवर वेबसाइट एंड पुट इट देयर, है ना, आप एक दूसरे का पीयर रिव्यू करिए। तो क्या होगा कि आपके अंदर सेंस ऑफ एनालिसिस, सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन डेवलप होगा। अब आप क्या चाहते हैं कि चम्मच ऐसे लेके आए और उसमें भरा रहे, हम बोले उसका आपके मुंह में डाल दिया जाए और हो जाए, ऐसे नहीं होता भैया। आपको क्या करना पड़ेगा, पीयर रिव्यू प्रोसेस करना पड़ेगा, एक दूसरे को रिव्यू करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई डेटा एरर एंड इनकंसिस्टेंसी, राइट। फैसिलिटेट एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन डेटा, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग पब्लिक के लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइनली कोलेबोरेशन विथ इंटरनेशनल। अब क्या है, हम पहले स्टेट के साथ कोलैब किए, फिर स्टेक होल्डर के साथ कोलैब किए, टेक्नोलॉजी देखें, डेटा कलेक्शन देखें, डेटा कैसे रखेंगे, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वो देखें। अब क्या बोल रहा है, कोलेबोरेशन विथ इंटरनेशनल। अब तो हम लोग घर का देखें, अब बाहर भी तो देखेंगे ना कि बाहर वाला लोग क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम घर को सुधारने के चक्कर में बाहर बहुत लोग चांद पे चला गया और हम यहीं पे रह गए, तो बाहर भी देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, हम यूएन बॉडीज़ के साथ करेंगे, कि किसके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन, वर्ल्ड बैंक, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो कि वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन है, जो बात दुनिया के साथ काम करता है, उसके साथ उससे हम बात करेंगे, उससे हम सजेशन लेंगे कि कैसे किया जाए पॉपुलेशन डेटा कलेक्शन एनालिसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक लैंडस्केप है प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों हमारे देश के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि वी आर क्रिएटिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बट व्हाट इज चैलेंज कि हम ये ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है विच इज एकदम ऑर्गेनाइज ही नहीं है। अभी देखिए कि आज ये घटना, कोई 2 स्टेट अभी लड़ रहा है कि साउथ और नॉर्थ में डिवाइड कर दिया गया, चुनाव आएगा तो सबको टैक्स समझ में आता। 4 साल से कहाँ थे भैया। तो क्या है कि वो चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो आपके सामने एक चैलेंज है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो अच्छा आदमी क्या होता है, जो चैलेंज को, है ना, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल दे। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देंगे, अडॉप्टिंग ए हॉलिस्टिक अप्रोच टू पॉपुलेशन मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैटिक सिस्टम, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, सोशल इंक्लूजन, एंड इंडिया कैन रियलाइज इट डेमोक्रेटिक पोटेंशियल एंड अचीव इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। विथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंडिया कैन नेविगेट इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टू इनलार्ज एट ग्लोबल लीडर इन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्या है हमारा, ये सोल्यूशन हो गया। इसको कंक्लूजन बोलेंगे कि हाँ सब कुछ देख लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए ये लाइन कितना बढ़िया है कि इंडिया डेमोग्राफिक लैंडस्केप प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फॉर द कंट्रीज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको एक आइडिया लगा होगा, इसको आप एक एक लाइन करके पढ़िएगा न्यूज़पेपर से, ठीक है। नहीं होगा तो हम ये पेज आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, इसको पढ़िएगा, ठीक है।
और पढ़ के आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, मन करेगा तो नोट्स बना लीजिएगा, हालांकि नोट्स बनाने का आपको तो याद ही हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा जो हमारा ये एडिटोरियल है वो क्या है, रिसेंट एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड है। इसके बारे में हम बात किए थे आई थिंक पिछले वीक जब बजट आया था 2 फरवरी को। उसमें वही कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बोले थे कि देखिए कि एक कॉर्पस ऑफ रुपीज़ 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का जो है 50 साल के लिए R&D के लिए, इनोवेशन के लिए लोन दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री। उसी के बारे में बात किया गया, कोई मतलब बनता नहीं है बात करने का। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट बैन किया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में 16 साल से कम वाले बच्चों को एडमिशन नहीं होगा, रिस्ट्रिक्ट होगा। तो उसी के बारे में ना टॉक है ये कि ये हमारी एक हैं बिमला रामचंद्रन और ये अरुण मोहन जो कि CEO हैं बायजूस के, उन दोनों के बीच में टॉक है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उसी के बारे में बात किया गया है कि जो बच्चे हैं वो 7th क्लास से ही वर्कशॉप, बूट कैंप, JEE नीट के लिए करते हैं, तो क्या है नहीं है वो तो टॉक है ना। गवर्नमेंट को जो ठीक लगा उन्होंने किया कि प्रेशराइज हो जाते बच्चे, यही सब बात किया गया कि बच्चा में बहुत प्रेशर आ जाता है ना। कोचिंग वाला जो है वो फॉल्स प्रॉमिस करता है, पैसा का वो पूरा लूट मचा देता है, 1 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया फीस हो जाता है, समझ रहे हैं। नॉर्मल आदमी के लिए जो पॉपुलेशन, ये मेरे हिसाब से ना कि अभी एजुकेशन ना वो हो गया है क्या बोलते हैं, एजुकेशन इज अमीरों के लिए हो गया है भैया। 4 लाख आदमी, नॉर्मल आदमी कहाँ से देगा एक बार के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। उसको पढ़कर ये पढ़ लीजिएगा अगर आपको मन करे, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ थॉट एंड स्पीच, ये जयपुर में आपको बताए थे कि लिटरेरी फेस्ट हुआ था, उसका क्लोजिंग डिबेट था फ्री स्पीच पे, उसी के लिए लिखा गया है। अब ये देखिए कि फाइनली ए फ्रेश ब्लैंकेट ऑफ स्नो है ना, कहाँ, कश्मीर में, श्रीनगर डल लेक में। तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ याद आ गया कि अगर फिरदौस बार रूहे जमी अस्तो हमी अस्तो है ना, कि कहीं अगर पैराडाइज है अर्थ पे तो कहाँ है, कश्मीर में है, श्रीनगर में है, यहीं धरती पे ही है, हमी अस्तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक पे जो डिसएबल लगा है उस पर बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है आपको बस कि आपको ये देखना है कि पेटीएम जो है किस तरह का बैंक है, ये क्या होता है, और इसमें जो एक दो की टर्म है वो बता दे रहे हैं, बाकी आपको मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। पहले तो हम देखते हैं कि पेटीएम है क्या। पेटीएम क्या है, एक NBFC है। मतलब क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लीगली जो है NBFC वो क्या होता है, बैंक नहीं होता है, ठीक है। लीगली जो है बैंक नहीं होता है, और इसको ना तो फुल बैंकिंग लाइसेंस मिलता है, ठीक है, RBI के थ्रू। ये रजिस्टर कैसे होता है, ये रजिस्टर होता है कंपनीज एक्ट के थ्रू, कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू RBI से ये होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। अब बोलिए कि बैंक और NBFC में अंतर क्या है, तो जो बैंक है वो डिमांड ड्राफ्ट ले सकती है, ठीक है, चेकबुक इशू कर सकती है, लोन दे सकती है, लेकिन ये सब जो है तीनों का तीनों NBFC नहीं करेगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी होती है वो ना तो डिमांड ड्राफ्ट दे सकती है, ना तो चेकबुक अलॉट कर सकती है, और ना ही लोन दे सकती है, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर इसमें तो सब कुछ मिलता था, पेमेंट ये प्रीपेड भी होता था, तो वो क्या करती है कि वो थर्ड पार्टी के थ्रू, जैसे ये पेटीएम है और कोई एक बैंक है और उसका ये ऐप है जो कि प्रोवाइड करती है, तो पेटीएम कोई बैंक के थ्रू इसमें प्रोवाइड करवाती थी, वही सब में ये घपला किया है, ठीक है। बोला गया है क्या कि 19 फरवरी तक जो भी काम है तुम करो और उसके बाद निकलो, अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागो, अब हो गया तुम्हारा, ठीक है। कि जो परसिस्टेंट नॉन कॉम्प्लायंसेस और कंट्रीब्यूटेड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न इन द बैंक, वो ऑडिट में पता चला कि बहुत सारा पेमेंट का झोल है, बहुत सारा फेक अकाउंट बनाया हुआ था, उसके कारण क्या होता, हवाला है ना, टेररिज्म को प्रमोट करेगा, फंडिंग को प्रमोट करेगा, इसके लिए इसको बैन कर दिया गया है। इसमें एक चीज़ और है, इसमें क्या क्या बैन किया है कि RBI जो है डिसअलाउ क्या क्या कर दिया है कि फर्दर डिपॉजिट, टॉपअप, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑपरेटर वॉलेट अकाउंट्स फ्रॉम 29 ऑल्सो अप्लाई फॉर अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लाइक फास्टैग क्या होता है,
जो भी टोल्स होते हैं वहाँ पे आपको RFID, आप बताइएगा RFID का फुल फॉर्म क्या होता है? RFID किस व्यवस्था पे काम करता है? RFID का फुल फॉर्म बताइएगा RFID का, ठीक है। RFID टेक्नोलॉजी पे काम करती है फास्ट ट्रैक। दूसरा क्या है? NCMC। दूसरा क्या है? NCMC। क्या होता है भैया NCMC? NCMC का मतलब होता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ये क्या होता है? ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये कार्ड दिया गया था। ये किस लिए है? पटना के लोगों को पता ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि है नहीं, NCMC कार्ड नहीं है। मेट्रो होता है, बस हो गया, है ना, और जैसे पार्किंग हो गया, ये सब के लिए एक इकट्ठा एक कार्ड बन गया। जैसे जब भी कोई दिल्ली या कहीं गए हो तो एक मेट्रो कार्ड होता है इस तरीके का। तो वो कार्ड जो है, उसी कार्ड में आप मेट्रो से भी ट्रेवल कर लीजिएगा, एक ही रिचार्ज में। बस में भी पार्किंग भी देना है तो उसी कार्ड से पे हो जाएगा। तो एक कार्ड बनाया गया था, है ना, जिसको बोलते हैं वन नेशन वन कार्ड। ये इसमें क्या होता है? इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है कि कहीं भी पे कर दे, मेट्रो में भी हो गया, बस में हो गया, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। उसी के लिए NCMC कार्ड, जो पेटीएम रिचार्ज करती थी, दिया भी करती थी, ठीक है, तो वो सब बंद हो गया है। NCMC के ना दो तरह का एक इनिशिएटिव था, क्या था? आई थिंक स्वीकार नाम था, स्वीकार और स्वागत। स्वागत जो था वो ऑटोमेटिक गेट के लिए था, और जो स्वीकार जो था वो ऑटोमेटिक फी कलेक्शन के लिए था, ठीक है। तो जो कार्ड इस तरह से होता है, वहाँ पे से सटाते हैं तो पट से पैसा कट जाता है और जो गेट खुल जाता है, तो ये दोनों था, स्वीकार और स्वागत, ठीक है। याद रखिएगा, कभी करंट अफेयर में पूछ दे। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत है नहीं सब, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे ये तो मूवी वूवी का है, सब कोई मतलब का चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे यहाँ देखिए कि अभी 1-2 दिन से आप सुन रहे होंगे, आपको जब भी हम पढ़ा रहे होंगे, जब भी आप देख रहे होंगे हमारा ये, उसमें आपको आ रहा होगा कि जो ये क्या था? फ्री मूवमेंट रिजीम FMR। तो वो जो हमारे जो अमित शाह जी हैं, उसको क्या कर दिए? स्क्रैप फ्री कर दिए कि अब ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हो। आपको फिर से हम बता दे रहे हैं, इंडिया म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें क्या था? FMR फ्री मूवमेंट रिजीम के हिसाब से 16 किलोमीटर तक एक दूसरे के बॉर्डर में घुसा जा सकता था। जैसे ये बॉर्डर एरिया है और ये म्यांमार है, ये इंडिया है, तो 16 किलोमीटर तक फ्री मूवमेंट था कि आप यहाँ आ जा सकते हैं बिना किसी पासपोर्ट, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन, ये रोक टोक के, ठीक है। तो उसी को स्क्रैप कर दिया गया। उसी के लिए बोला गया कि जो FMR है वो क्रूशियल होगा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। बात तो सही है, लेकिन अब कुछ सोच के ही किए होंगे वो। तो बस ये ध्यान देना है कि जो वो लगने वाला था, जो हम फेंसिंग कर रहे थे, उसको बंद कर दिया गया है। फ्री मूवमेंट रिजीम को जो था वो उसको स्क्रैप कर दिया गया, राइट। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि इंडिया का जो कलादान प्रोजेक्ट था, पहले कलादान प्रोजेक्ट क्या था वो आपको समझा रहे, ठीक है। कलादान प्रोजेक्ट ये समझिए, ये इंडिया है और ये हमारा क्या है? म्यांमार है। म्यांमार में अभी आर्मी रूल चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ देखिए ये क्या होगा? नमामि, NAMAMI, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार, ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है, ये मेघालय हो गया, ये आसाम, यहाँ पे अरुणाचल और ये सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वो क्या कि ये जो एरिया है वो बस इतना सा एरिया है, अगर इसको कोई कैप्चर कर ले तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारे कनेक्शन से निकल जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा बांग्लादेश है। तो इंडिया जो है एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है कलादान। वो क्या है कि कोलकाता, जो हमारा जो ईस्टर्न इंडिया सी पोर्ट जो कोलकाता है, वहाँ से सितवे पोर्ट, ये जो सितवे पोर्ट है कहाँ? म्यांमार में, वहाँ बाई ऐसे शिप के थ्रू जाएंगे सितवे के पास प्लेटवे रिवर है, प्लेटवे तक जाएंगे हम बाई रिवर जेटी के थ्रू, और वहाँ से हाईवे के थ्रू ऐजवाल जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक पोर्ट बना रहे थे अपने फंडिंग के थ्रू। अब उसमें क्या हुआ है कि वहाँ एक, देखिए वहाँ एक अराकन आर्मी करके आ गया है। अराकन आर्मी क्या है? अराकन आर्मी जो है वो कैप्चर कर लिया प्लेटवा एरिया को। ये जो एरिया है ये प्लेटवा, ठीक है, जो कि वहाँ का चीन स्टेट होता है, चाइना नहीं, चीन वहाँ का स्टेट है। और ये जो कलादान जो है वो एरिया जो उसमें जो रंकाइन, आई थिंक, हाँ, रखाइन स्टेट में आता है। ये जो है रखाइन स्टेट में है, और ये जो प्लेटवे है वो है चीन स्टेट में। चीन जो है, जैसे यहाँ का स्टेट होता है वहाँ का चीन स्टेट है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम यहाँ बाई शिप आ गए, यहाँ से यहाँ बाई बोट जाते हैं हम, ठीक है। तो प्लेटवा एरिया को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। कौन कैप्चर कर लिया है? वहाँ का एक
वो रेबेलियन ग्रुप है, अराकन आर्मी। याद रखिएगा, बीपीएससी एकदम आजकल उसको कुछ भी पूछने का आदत हो गया है तो पूछ लेगा। अराकन आर्मी कहाँ का है भैया? म्यांमार का है। और वो प्लेटवा एरिया को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया जनवरी में। वहाँ का जो मिलिट्री जनता है उसका जो पहले जो था रूलिंग, उसको हटा के ये कैप्चर कर लिया। अब ये एरिया को ही कैप्चर कर लिया तो ये प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी क्या है, शट डाउन हो गया है। बोला जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट था वो समझिए डेड हो गया, कलादान। ठीक है, और इसमें हम लोग खर्चा कितना किए थे? $500 मिलियन खर्चा किए थे भैया। हम तो इतना पैसा एक बार में इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब से ये हम बना रहे थे उसके बाद 2017 में रोहिंग्या का इशू हो गया, फिर पैंडमिक आ गया। अभी ये जो अराकन आर्मी जो है प्लेटवेरिया को ही कैप्चर कर लिया है। और ये जो है इसका काम क्या है कि ये चाहता है इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये म्यांमार से इंडिपेंडेंस चाहता है कि ये कोई रिलीजियस, इसका कोई लड़ाई नहीं है या इंस्पिरेशनल नहीं है। ये चाहता है कि हमको इंडिपेंडेंट कर दो, हमको अपना एक देश बना दो प्लेटवा को। ठीक है, यही चाहता है। चलिए देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल तो यही था, आपको बस ध्यान रखना है कि सितवे पोर्ट कहाँ है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, KMTTP, है ना, कलादान मल्टी, है ना, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट और प्रोजेक्ट। कहाँ है? म्यांमार में है। अब आगे देखते हैं। ये सब तो जो करना है करिए, है ना। मुर्गा लड़ाओ चुनाव जीतो योजना वाला है सब, कोई मतलब का चीज़ नहीं है एकदम ही। हाँ, यहाँ पे देखिए कि कैबिनेट जो है अप्रूव कर दिया 6 मल्टी ट्रैक रेल प्रोजेक्ट को। याद रखना है कितना कर किया है, 6 मल्टी ट्रैक रेल प्रोजेक्ट। कहाँ कहाँ किया है? अजमेर चंदेरिया 178 किलोमीटर का है राजस्थान में, जयपुर सवाई माधोपुर 131, ठीक है, लूनी समुद्री भिल्डी 271 किलोमीटर का, और असम का अघोत्री और कामाख्या 7 किलोमीटर का। इसको 6 मल्टी ट्रैक रेल प्रोजेक्ट बना दिया गया। बस ये ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर का सवाल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। आज वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, क्योंकि आपको समझाना पड़ गया एकदम एक एक लाइन पढ़ के। इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पेज पे, जहाँ पे ये किए है कि एक रोग फैल गया है जिसको हम बोलते हैं KFD। KFD क्या होता है? कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज। ये जान लीजिए बस, ये आज का लास्ट है। ठीक है, तो वो ये क्या है, इसको मंकी डिजीज भी बोलते हैं, मंकी डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, मंकी डिजीज ये क्या है? वायरल इन्फेक्शन है कर्नाटका में, वायरल इन्फेक्शन कर्नाटका में फैला हुआ है। और ये जो है सिंस 1956 में डिटेक्ट हुआ था, उसी समय से अभी तक इसका क्या वैक्सीन नहीं बन पाया है। इसको मंकी ये डिजीज़ भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि ICMR, जो ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ क्या मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए क्या बोला गया कि इस पे बहुत अभी 2-3 लोग मर गए हैं, है ना। न्यू ईयर से बोला गया है कि 2 लोग अभी तक मर गए हैं, 2 people हैव डाइड। सो KFD क्या होता है? एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। कहाँ? कैसनूर फॉरेस्ट एरिया में। दैट्स वाई वी से इट कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज KFD। ठीक है, कर्नाटका में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए इससे बचाव का क्या है? एक आता है देपा वाइल। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो है वहाँ का जो स्टेट एजेंसी है वो देपा वाइल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। देपा क्या होता है? NN डाई इथाइल फेनाटामाइड। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं हम, DEPA क्या होता है? NN डाई इथाइल फेनाइल्टोमाइड। ठीक है, ये एक वाइल होता है जो कि क्या होता है कि जब ये शरीर में लगा लेने से कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट वो शरीर में नहीं सटता है, उसके स्मेल से या दुर्गंध से वो काटता नहीं है। तो क्या है कि वो एक बचाव करने का ये है तरीका है। ठीक है, यही था। और बाकी एक ये है कि मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात किया क्या है। ठीक है, कि आज के यूथ में बहुत ज़्यादा बोला कि निम्हांस का एक आया जिसमें 150 मिलियन जो इंडिविजुअल है वो मेंटल इशू से जूझ रहे हैं। अगर आप लोगों में से भी किसी को अगर इस तरह का दिक्कत लगे तो डू टॉक टू अस, वी आर जस्ट 1 phone अवे, है ना। और इसके लिए जो निम्हांस क्या होता है, निम्हांस के बारे में बताते रहे। निम्हांस क्या है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसके डायरेक्टर कौन है?
डायरेक्टर फीमेल है, इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रतिमा मूर्ति, प्रतिमा मूर्ति। ठीक है, तो आज के लिए यही था, है ना। चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।